लोगों के मन में ये भ्रम है कि एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं या वास्तु वाले जो हैं वो डराते हैं। आपके हिसाब से एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी है क्या सर? एस्ट्रोलॉजी जो है वो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये नेत्र है, दूरदृष्टि देते हैं कि आने वाला समय क्या होने वाला है। मेरे नोन में एक बहुत सीनियर ऑफिसर हैं, उनके घर में जो उनका हेल्पर है उसकी बेटी के हॉरोस्कोप में ये योग है। आप मानेंगे? वो है ट्रिनिटी करियर काउंसलिंग जी, जो काफी कम वास्तु कंसल्टेंट इस फील्ड को अब तक एक्सप्लोर किया है, करियर काउंसलिंग। इकलौती चीज जो है ये पूरे इंडिया में मैं ही कर रहा हूँ इस समय पे। ओके, ये मेरे ही दिमाग की उपज है। ओके, और साइकोमेट्रिक टेस्टिंग। ओके, ये वर्ड क्या है एग्जैक्टली? साइकोमेट्रिक टेस्टिंग एक साइंटिफिक प्रूवन वे है जिससे पिछले ऑलमोस्ट 100+ ईयर्स से ये साइकोलॉजिकली टेस्ट किया जाता है। करियर काउंसलिंग करते हैं और जो अपने साइकोमेट्रिक जो टेस्टिंग करते हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अब तक सबसे बड़ा टेस्टिमोनियल आपके लिए क्या हुआ है? ये एक बड़ा रिसेंट टेस्टिमोनियल इसी साल का है। परफेक्ट। एंड शी वाज वेरी हैप्पी। पहले जितना एक्सपेक्टेशन था उससे बेटर रिजल्ट है। जहाँ चाहते थे वहाँ सिलेक्शन हुआ। लेकिन अगर इंडस्ट्रियल वास्तु की बात करें, ये जो वास्तु की साइंस है वो नॉर्मल घर और वास्तु से कैसे अलग है सर? देखिए, इसमें बहुत फर्क है। सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल वास्तु के अंदर एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कौन सा राशि 2026 में सरप्राइजेस लेगा, कौन सा राशि 2026 में शॉक्स लेंगे। हॉरोस्कोप के अंदर अलग अलग कॉम्बिनेशंस लेकर एक इंसान बैठा है। तो मैं आज कह दूं कि सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा पीरियड है, वहीं पर एक गरीब इंसान भी तो बैठा है, वो रो रहा है। 2026 आपके हिसाब से इंडियन पॉलिटिक्स में ऐसे कुछ मेजर चेंजेस दिख रहे हैं आपको सर? वैसे तो ओवरऑल इंडिया के लिए अगला साल अच्छा है, बट लास्ट का जो क्वार्टर रहेगा वास्तु आपके हॉरोस्कोप्स को देखकर होता है। राइट। और कोई भी इंसान अगर हॉरोस्कोप के बिना वास्तु कर रहा है वो अधूरा है। ओके। सबसे पहले जिष्णु जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और ख़ास हमारे इस स्टूडियो में आए। आपकी जर्नी के बारे में, आपकी एक्सपर्टीज़ के बारे में और साथ ही में कुछ ऐसे मिथ्स वास्तु के बारे में, कुछ ऐसी गलतफहमी जो आज भी पब्लिक के माइंडसेट में है, वो आज इस पॉडकास्ट के दौरान हम दूर करेंगे और साथ ही में थोड़ा बहुत ओवरव्यू लेंगे एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से 2026 के बारे में। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय दिया और आज हमारी ऑडियंस को आपके एक्सपीरियंस, आपके करियर के थ्रू आप गाइडेंस और नॉलेज देंगे सर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, इस पॉडकास्ट पे आने का मौका दिया। एंड इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो आपके साथ मेरी बातें हुई और जो होने वाली हैं, उससे मुझे लगता है कि लोगों को बहुत बेनिफिट होने वाला है। yes. और बहुत सारी मिथ्स आज हम बस्ट करेंगे, बहुत सारे सुपरस्टिशंस को बस्ट करेंगे और पब्लिक को एक ऑथेंटिक नॉलेज विद रिस्पेक्ट टू एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, जो भी ये ऑकल्ट साइंस है, राइट, जिसे फील्ड ऑफ सुपरस्टिशन बोला जाता है एक तरह से, राइट, तो उसको कैसे हम साइंस बैक्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस, थ्रू प्रैक्टिकल्स, जो एक्सपीरियंसेस हमारी जर्नी के रहे हैं, मैं शेयर करना चाहूँगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बी हियर। थैंक यू सर, सेम ईयर। जब आपके करियर की शुरुआत हुई थी, बीइंग इन बीटेक, बीइंग इन मास्टर्स इन लॉ, ये दोनों इतनी बड़ी डिग्री आपके पास है, एंड मैंने जब आपका पूरा रिसर्च किया, आपने बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स में काम किया है, पंजाब गवर्नमेंट के लिए काम किया, हरियाणा गवर्नमेंट के लिए काम किया है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस प्रोफेशनल करियर, आपने फिर से इस फील्ड में आने का क्यों सोचा, वास्तु के फील्ड में, और क्या वो ब्रेक पॉइंट था आपके लिए जिससे आपने आपका प्रोफेशनल करियर छोड़ के इस प्रोफेशन को एज अ करियर चुना सर? देखिए, लाइफ के अंदर इंसान के कोई ना कोई एक ऐसा टर्निंग पॉइंट ज़रूर आता है जो उसकी लाइफ के अंदर एक बहुत की मोमेंट होता है, जहाँ पर उसे डिसीजन लेना होता है दो रास्तों के बीच में। तो ऐसा ही कुछ मूवमेंट जो था मेरी लाइफ में भी आया। तो जब मैं अपनी कॉर्पोरेट जर्नी में था, गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रहा था, तो देयर वाज अ सेंस ऑफ लाइक अनफुलफिलमेंट कि मैं चाहे बहुत लोगों की मदद भी कर रहा हूँ पर इनडायरेक्टली कर रहा हूँ, क्या एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं उनकी लाइफ को डायरेक्टली टच कर पाऊँ। तो ये एक टच पॉइंट मेरे पास शुरू से था एस्ट्रोलॉजी, वास्तु का, जिसे मैं फ्रीलांस में कर रहा था, कमिंग फ्रॉम बैकग्राउंड जिसमें मैं पढ़ा बला इसी चीज़ के अंदर।
83 से हमारी फैमिली में फ्लो कर रहा है। तो 2016-17 के आसपास एक केस मेरे पास आया था जिसमें एक बच्चा जो था वो बहुत डिप्रेस्ड था अपने करियर को लेके, एंड उसकी सेटलमेंट नहीं हो पा रही थी। पेरेंट्स ने भी बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए थे। गुड़गांव का केस है, मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा पाऊँगा। तो उस केस के अंदर हुआ क्या कि हमने छोटा सा एक सोल्यूशन किया, एंड विद इन 3 months वो बच्चे का डिप्रेशन गायब, उसकी जॉब लग गई, एंड उसके साथ साथ जो जॉब लगी बहुत प्रेस्टिजियस जगह पे लगी, जहाँ वो चाहता था वहाँ लगी, मन चाहे पैकेज पे लगी। और उसके बाद उनकी लाइफ के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशंस हमने देखे, टिल टुडे ही कॉल्स मी बड़े भैया। उसने जब अपनी पहली गाड़ी ली उसने मुझे बुलाया, पहली सुपर बाइक ली उसने मुझे फिर बुलाया कि इग्निशन आप करेंगे। परफेक्ट। तो ये प्यार है, ये रिस्पेक्ट है, और ये चेंज है जो हम लाइफ के अंदर लोगों के ला पाते हैं। इस एक कनेक्ट के कारण मैंने जो अपना डिसीजन लिया लाइफ में आगे बढ़ने का कि लेट मी कंटिन्यू विद द लेगेसी ऑफ माय फादर एंड माय फैमिली। एंड ये एक मेरी अंदर से कॉलिंग भी थी, मेरा बृहस्पति उच्च का है, तो ये अंदर से कॉलिंग थी ही कि हेल्प करनी है, करता भी था। तो इसे प्रोफेशनली एक बड़े लेवल पे अच्छे से ऑथेंटिक वे से करने का जो मेरा प्रयास था वो था, क्योंकि लोगों के मन में ये भ्रम है कि एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं या वास्तु वाले जो हैं वो डराते हैं। तो मैं ये फियर को ख़त्म करना चाहता हूँ। जो मेरी मुहिम है, पर्सनल मिशन जिसे मैं कहता हूँ, कि आई हैव टू प्रूव to the world that astrology, vastu and the systems of Sanatan are not superstitions. They are here to stay, they are here to help, and professionals who are authentically practicing them are not professionals of fear. They do not exploit you. उनका जो काम है आपको सही दिशा देना, सही गाइडेंस देना है। उनका काम पैसे ठगना नहीं है, फ्रॉड करना नहीं है, आपको डराना नहीं है। आपको बहुत लोग मिलते हैं दुनिया के अंदर, हर तरह के लोग हैं, चाहे अच्छे बुरे हर तरह के, पर जब आपका समय ठीक होगा एक इंसान आपको ज़रूर मिलेगा जो आपको सही दिशा की तरफ पॉइंट करेगा। उसका रास्ता आप लेकर चलिए तो आपकी लाइफ के अंदर बहुत बेहतरीन और बहुत प्यारे चेंजेस आते हैं। और यही मेरी कोशिश है कि ऐसी राह को हम प्रत्यक्ष कर सके लोगों के लिए और आगे जीवन में बढ़ते रहें। परफेक्ट। बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आपने मैसेज दिया है इस पहले आंसर में ही कि एस्ट्रोलॉजर से और न्यूमरोलॉजिस्ट से या फिर किसी भी अकल साइंस के कंसल्टेंट से आपको डरना नहीं है जी। उनसे स्पेसिफिकली आपके प्रॉब्लम्स को खुल के बताना है और सॉल्यूशंस लेने हैं जी। आपके फादर की जो ब्रांड है शिव शक्ति, इस लेगेसी को आप कैसे आगे लेके जा रहे हैं और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी सर? तो इसकी शुरुआत 1983 में हुई। मेरे फादर पामिस्ट थे पहले, तो पामिस्ट्री का उन्हें शौक़ पड़ा जब एक एस्ट्रोलॉजर ने, जब वो बहुत छोटे थे, तो उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा इंसिडेंट प्रेडिक्ट किया था जो उनको बहुत डीपली इम्पैक्ट किया। मैं वो इंसिडेंट तो नहीं डिस्कस कर पाऊँगा पब्लिकली, बट वो एक ऐसा प्रेडिक्शन था जो मेरे फादर के मन में घर कर गया कि किसी इंसान ने पहले कैसे ये चीज़ प्रेडिक्ट कर दी। सो ही स्टार्टेड स्टार्टिंग फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स, मतलब 10वीं क्लास से ही उन्होंने खुद पामिस्ट्री की किताबों को पढ़ना शुरू किया। एंड धीरे धीरे ही विजिटेड जेल्स, ही विजिटेड हॉस्पिटल्स टू एनालाइज हैंड्स ऑफ पीपल। तो एनालिसिस करते करते 1983 में उन्होंने अपना जॉब के साथ साथ प्रैक्टिस शुरू किया। एंड 1983 से लोग जो थे वो धीरे धीरे मतलब दिखाते थे, पापा को पूछते थे। एंड कुछ ऐसा प्रेडिक्शंस मेरे मदर के सामने भी हुए। तो माय मदर फोर्स्ड माय फादर कि आप ना प्रोफेशनली अच्छे से करो, लोगों को आप सही गाइडेंस देते हो, प्रेडिक्शंस आपकी एक्यूरेट हैं, तो यू शुड डू इट। तो तब हमने, मेरे फादर साहब ने, क्योंकि ही इज़ अ वेरी बिग शिव भक्त एंड शिव अकेले कभी वास नहीं करते, शक्ति के बिना अधूरे हैं। तो इसलिए शिव शक्ति के नाम से पिताजी ने इस सेंटर को शुरू किया। एंड आफ्टर दैट उन्होंने जो उनका जो मोटिव था वही था कि एक्यूरेट, प्रिसाइज एंड ट्रू गाइडेंस। परफेक्ट। तो इसी मोटिव को मैं भी आगे लेके चल रहा हूँ कि एक्यूरेसी, ट्रूथ एंड आपको हमेशा एक्यूरेट रहना है।
राइट। और एक्यूरेसी आती है जब आप खुद पे मेहनत करते हैं, खुद प्रैक्टिस करते हैं। एंड ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी इज़ पार्ट ऑफ दिस प्रोफेशन। जो इसका बेस है बृहद प्राशर होरा शास्त्र, उसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है वो डिस्क्राइब करता है ट्रेट्स ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर, दैट हु कैन लर्न दिस नॉलेज, कि ये विद्या किसको देनी चाहिए, कौन सा ऐसा इंसान है जो इस विद्या को प्राप्त कर सकता है। तो उसके कैरेक्टर का सही होना सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, उसका माइंडसेट ठीक होना सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। तो ये विद्या भी वही लोग कर पाते हैं सही तरीके से जो उस एक प्रोफाइल के अंदर फिट होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। एंड इसी काम को आगे मैं भी लेकर चल रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के माध्यम से, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से, जिसमें हमारा जो विज़न है एक तरह से अपने प्रोडक्ट या अपनी कंपनी के लिए, वो ये है कि लोगों तक इस ऑथेंटिक सोर्स तक लेकर आना, उन्हें इसका मज़ा देना और उनकी लाइफ्स को बेहतर करना। क्योंकि ये विद्या जो है ये इंसान जनित नहीं है, ये देव विद्या है, देवों की दी हुई है। Perfect. हमारे देवों ने ही दिया है कि आप अपने जीवन को सुगमता से कैसे जी सकते हैं। परफेक्ट। तो जब देवों के थ्रू ये ज्ञान आया है और जो हमारे प्राशर ऋषि हुए हैं उन्होंने लिखा, और उसके बाद इसे ऋग्वेद में कंपाइल किया गया। कालिदास जी ने जब वेदों का सारा गठन करना शुरू किया था तो तब इसको कंपाइल किया गया था ऋग्वेद के एक सेक्शन के अंदर। और ऋग्वेद के अंदर भी ज्योतिष को वेदों का नेत्र बोला गया है, क्योंकि दूरदृष्टि जो है जीवन की वो वेदों के अंदर भी नहीं मिल पाती, मिलती है तो ज्योतिष के थ्रू मिलती है कि आने वाला समय क्या है। ब्यूटीफुल। तो काल को अगर जानना है, पहचानना है, तो ज्योतिष ही एक ऐसा टूल है जो हमारे वेदों में भी दिया गया है। इसलिए ज्योतिष का महत्व बहुत ज़्यादा है आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में और इस संसार। तो जो वेदों में ज्योतिष का ज्ञान दिया गया है वो ऋग्वेद के अंदर वेद व्यास जी ने कंपाइल किया था। तो वेद व्यास जी ने जब इसे कंपाइल किया, वेदों के अंदर डाला, तो वेदों के अंदर भी इसे ज्योतिष को, इस ज्ञान को नेत्र बोला गया है वेदों का। वेदों को दृष्टि देने का कार्य जो है वो ज्योतिष करता है। तो काल के अंदर अगर आपको आगे झांकना है, आगे देखना है, तो वेदों के थ्रू ज्योतिष की सहायता लेते हुए ही आप आगे देख सकते हैं और अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। जब आपके फादर की लेगेसी आपने आगे लेके जा रहे हैं इस समय, लेकिन इसके साथ साथ भी अगर आपकी खुद की कह सकते अचीवमेंट्स देखे इस समय, मैं जब आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, जब आपने भी आपके बारे में मुझे डेटा दी, तो उसमें आपने कहा है कि आप अमृतसर इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर को हेड कर रहे हैं जी। ये जो अचीवमेंट आपका हुआ, ये कैसे हुआ और कितने सालों से आप इस पोजीशन पे है सर? देखिए, मैं 2009 के अंदर मैंने अपनी एस्ट्रोलॉजी की डिग्रीज को प्राप्त किया था। ओके। एंड 2009 से लेकर 13 तक मैंने काफ़ी ज़्यादा काम किया इस फील्ड के अंदर। और इसके बाद मैं फादर के साथ जब कार्यरत था तो पापा ने मुझे 2013 के अंदर भागदौड़ दी कि अब आप देखिए, आप इस फील्ड को आगे लेकर जाइए। एंड 2013 ऑनवर्ड से मैंने इसका अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ जो मेरा बाकी टाइम बचता था उसमें मैं अपना एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का जो भी प्रैक्टिस करता था उसको एज अ रिसर्च, एज माई वर्क ऑफ प्रोफेशन ऑन द साइड, तो उसको मैं कंपाइल करता जाता था। इसमें 1999 से अर्ली 2000 से हमारे फादर साहब ने सर्टिफाइड कोर्सेज करवाने शुरू किए थे एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, पामिस्ट्री के अंदर। तो ये कोर्सेज के अंदर जो भी बच्चे आते थे उनका भी रिसर्च हम कंपाइल करते थे, उन्हें भी मौका देते थे कि वो भी अलग अलग लोगों का मतलब हॉरोस्कोप लेकर आएँ, उसे डिस्कस करें। और एक बहुत अच्छी वाइब्रेंट कम्युनिटी है इस सेंटर के अंडर, जहाँ पर हम एस्ट्रोलॉजिकल डिस्कशंस करते हैं, डिस्कोर्स करते हैं, और किसी को भी कहीं पर कोई भी समस्या आती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्यूशंस हमारे स्टूडेंट्स, हमारे जितने भी मेंबर्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं। और इसके अंदर एक बहुत होलिस्टिक अप्रोच लेकर हमारा जो टारगेट था कि चलने का, कि इसके अंदर जो भी रिसर्च करना है, इसके अंदर जो डिस्कशंस करनी है, क्योंकि आपकी एस्ट्रोलॉजी जो है उसका जो फलादेश यानी जो प्रेडिक्शन है
वो ज्योतिष के अंदर देश, काल और पात्र के ऊपर बेस्ड है। दीज आर द 3 पिलर्स। अगर कोई भी प्रेडिक्शन आनी है तो इन 3 पिलर्स के बेस पे आएगी। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। प्लीज बताइए सर। तो पहले कहा जाता था कि जो एक गज केसरी योग है, गज केसरी मतलब गज का मतलब हाथी, केसरी का मतलब शेर। तो पुराने टाइम में गज केसरी योग का होने का मतलब कि आप एक अच्छे राजा की तरह रहेंगे, आपके पास हाथी, घोड़े, शेर पालने की कैपेसिटी होगी। और राजा रखते थे। आज रख सकते हैं? आज नहीं रख सकते। आपको तो गवर्नमेंट ले जाएगी कि आप वायलेशन कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ एक्ट का, राइट? तो अभी क्या है, उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, बड़ा बंगला होगा, बड़ा घर होगा, ड्राइवर वाली गाड़ी मिलेगी, बहुत स्वैंकी लाइफ स्टाइल आपका रहेगा, राइट? दैट इज गज केसरी। दैट इज गज केसरी। मेरे नोन में एक बहुत सीनियर ऑफिसर हैं, उनके घर में जो उनका हेल्पर है उसकी बेटी के हॉरोस्कोप में ये योग है, आप मानेंगे? तो वो लड़की जो है साहब की गाड़ी में जाती है, साहब की गाड़ी में आती है, ड्राइवर जाता है स्कूल छोड़ने, ड्राइवर लाता है स्कूल से। मैडम कहीं पे जाएंगी तो साहब के साथ बाकी फैमिली जहाँ जाएगी मैडम भी जाएंगे। दिस इज गज केसरी। चाहे आप एक हेल्पर के घर पैदा हुए हैं, एंजॉय करेंगे आप वो सारी चीज़ों को। दिस इज द पावर ऑफ गज केसरी, राइट? तो ऐसे योग जो हैं अपनी देश, काल और पात्र के समय के अनुरूप आपको रिजल्ट्स देते हैं। परफेक्ट, परफेक्ट, बहुत ब्यूटीफुल। और एक चीज़ जो आपकी रिसर्च या फिर आपके कह सकते हैं यूएसपी में आती है, वो है ट्रिनिटी करियर काउंसलिंग जी, जो काफ़ी कम वास्तु कंसल्टेंट इस फील्ड को अब तक एक्सप्लोर किया है, करियर काउंसलिंग। ये चीज़ क्या है और इसको कह सकते हैं कैसे करते हैं आप अपने क्लाइंट्स के लिए सर? देखिए, ये इकलौती चीज़ जो है ये पूरे इंडिया में मैं ही कर रहा हूँ इस समय पे। ये मेरे ही दिमाग की उपज है। और इसका भी एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। आपने देखा कि मैंने बीटेक किया, एलएलबी, एलएलएम सब किया मैंने। तो मैं जब काउंसलिंग कर रहा था एस्ट्रोलॉजी की, तो एक छोटा बच्चा मदर के साथ मेरे पास आया। मदर कहती हैं जी ये बड़ा कंफ्यूज्ड है, ये क्या करे, क्या करवाऊँ इसको, मैं इसको समझ ही नहीं लग रहा। 10th के बाद +1 +2 में क्या लेना है, आर्ट्स लेना है, साइंस लेनी है, मुझे तो ये समझ नहीं लग रहा और ये बहुत कंफ्यूज्ड है, आप बताइए क्या करना चाहिए। तो मैंने उस बच्चे को समझाया, बेटा आप ये कर लो। तो ये कहता सर आप एस्ट्रोलॉजी से कैसे जज कर लेंगे मेरा इंटरेस्ट क्या है? तो मैंने कहा बात तो ठीक है, पर मैं जज तो कर रहा हूँ, आप इवेंचुअली वहीं एंड यू विल कम टू दैट ओनली, दैट फील्ड ओनली। बट उसको कुछ प्रमाण चाहिए, कुछ प्रूफ चाहिए, कुछ प्रूफ चाहिए। अब प्रूफ मैं अपने एक्सपीरियंस से तो दे सकता हूँ, बट उसे विजिबली क्या दिखे। तो मेरे नोन में एक करियर काउंसलर थे, तो मैंने उन्हें कहा कि आप इस बच्चे की करियर काउंसलिंग करवाइए। तो मैंने उनका नंबर दिया, उसने उनका साइकोमेट्रिक टेस्ट दिया। टेस्ट में भी वही ऑप्शंस निकल कर आई जो मैंने एस्ट्रोलॉजिकली कही। उसमें ऑप्शन लाइक आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं, आप कौन से फील्ड में अच्छे हैं, ये वो जो भी ऑप्शंस हैं सारी। तो मेजर ऑप्शंस जो उसके लिए टॉप 3 निकल कर आई, वही ऑप्शंस मैंने उसे दी थी। तो ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड। वो मम्मी के साथ वापस आया कि सर आपने बताई थी, वहाँ पर भी वही आई, आपने सर को बोला था। तो मैंने कहा बेटा ये ऐसा नहीं है, बिकॉज आपके जो कॉम्बिनेशंस हैं दे विल पॉइंट यू इन अ सर्टन डायरेक्शन। आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स वैसे बनेंगे। तो हम क्या करते हैं, आपकी पर्सनालिटी विच इज़ टेस्टेड साइंटिफिकली एंड द पर्सनालिटी ट्रेट्स दैट आर टेस्टेड एस्ट्रोलॉजिकली, उसको मर्ज करते हैं। और उसके बाद आपके हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंगली आपके लिए बेस्ट स्टडी जोन कौन सा है, आप कहाँ बैठ के अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं, आपके घर के अंदर आपके बच्चे की स्टडी को कौन सी चीज़ें हैम्पर कर रही हैं, कौन से चीज़ों का हिट आ रहा है जो उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, इन सब चीज़ों को मिलाकर एक परफेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ पर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी हो जाती है। वो अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट के साथ अलाइन करते हुए फ्लो में आ जाता है। और जब आप फ्लो की स्टेट में आते हैं, नेचुरल स्टेट में आते हैं, तो परफॉर्मेंस आपकी बेस्ट रहती है। और ऐसे मेरे पास बहुत सारे केस हैं जिसके अंदर हमने उनका एस्ट्रोलॉजिकल और साइकोमेट्रिक टेस्टिंग को अलाइन करने के बाद, घर का वास्तु अलाइन करके, उनके रिजल्ट्स के अंदर बहुत अच्छा डिफरेंस देखा है।
आपने एक वर्ड यूज किया साइकोमेट्रिक टेस्टिंग। ओके, ये वर्ड क्या है एग्जैक्टली? साइकोमेट्रिक टेस्टिंग एक साइंटिफिक प्रूवन वे है जिससे पिछले ऑलमोस्ट 100+ ईयर्स से ये साइकोलॉजिकली टेस्ट किया जाता है। कुछ आंसर्स, आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं जिसके थ्रू आपकी ब्रेन की मैपिंग की जाती है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, क्या आप एक्सट्रोवर्ट हैं, इंट्रोवर्ट हैं, आपको एक्शन ओरिएंटेड काम करना है कि डेस्क जॉब करनी है, ट्रैवल में इंटरेस्ट है, किस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट निकल कर बाहर आते हैं क्योंकि उसमें 100+ क्वेश्चंस होते हैं जो एक बच्चे को आंसर करने होते हैं। आपकी, अब एक छोटा सा एग्जांपल है प्लीज़ सर। तो एक बच्चा था मेरे पास, वो आया कि सर मेरे को डिफेंस में जाना है। तो मैंने कहा यार ठीक है, तेरी पर्सनालिटी है डिफेंस वाली, बट हॉरोस्कोप जो है ना वो तेरे को सपोर्ट कर रहा है मीडिया की तरफ। तो ही वॉज लाइक सर हाँ उधर भी मेरा इंटरेस्ट है, बट घर वाले अभी कह रहे हैं कि डिफेंस, तो मेरा ब्रदर भी बड़ा डिफेंस में है, फैमिली की डिफेंस हिस्ट्री है, तो आई विल बी द ब्लैक शीप इफ आई डोंट गो। राइट। तो मैंने कहा देख ऐसा कर, तू अपना साइकोमेट्रिक करवा, एस्ट्रोलॉजिकली मैं तुझे गाइड कर रहा हूँ कि तुम मीडिया के लिए बने हो। तो उसने साइकोमेट्रिक करवाया, डिफेंस थर्ड ऑप्शन आया पर थर्ड ऑप्शन आया, फर्स्ट मीडिया आया। अभी रिसेंटली उसने एनडीए का एग्ज़ाम दिया, फेल हो गया। ओह, ये मैं नहीं कह रहा कि उसकी तैयारी में कमी थी, उसने बहुत तैयारी की, उसके पेरेंट्स ने उसको भेजा भी इधर जो एसएसबी की तैयारी करवाते हैं, एनडीए की कोचिंग होती है। थिंग इज कि आपकी ब्रेन की वर्किंग नहीं थी उस लेवल पे क्या परफॉर्म कर पाएगी, क्योंकि इंडिया या वर्ल्ड के अंदर इस टाइम पे किसी भी चीज़ में आप एंट्री लेना चाहते हैं तो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। यस फाइनेस्ट ऑफ फाइनेस्ट विल गो इन। यस, अगर आप अबव एवरेज हैं तो वहाँ जगह नहीं है। सही बात, ठीक है ना, सही बात है। 99.9% परसेंटाइल पे कट ऑफ है। राइट। तो आप अगर 0.8 हैं, सॉरी नहीं है, एंट्री नहीं है। सही बात है। अब उसका वो इंटरेस्ट उधर है, तो अब उसके दिमाग से उसका फ़ोन आया, सर पेपर तो नहीं पास हुआ पर मैं खुश हूँ क्योंकि अब मेरे पास ऑप्शन है। राइट। कि मैं परस्यू जो करना चाहता हूँ वो मैं करूँगा। राइट। एंड बाय गॉड्स ग्रेस ही विल डू ग्रेट इन कमिंग ईयर्स। 100%। ये जो आप करियर काउंसलिंग करते हैं और जो आप कह सकते हैं साइकोमेट्रिक जो टेस्टिंग करते हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अब तक सबसे बड़ा टेस्टिमोनियल आपके लिए क्या हुआ है सर? ये जो हमने ट्रिनिटी काउंसलिंग की थी, एक टेस्टिमोनियल तो रिसेंटली मेरे पास आया है, जो भी नीट के एग्ज़ाम्स हुए थे। ओके। उसमें काफ़ी टफ एग्ज़ाम आया था, कट ऑफ काफ़ी डिफ़िकल्ट थी, बच्चे काफ़ी रह गए। राइट। तो उसमें से एक टेस्टिमोनियल हमारे पास रिसेंटली निकल के आया। यूपी के लखनऊ के मैडम हैं, उनकी बेटी है। ओके। मैडम खुद गायनेकोलॉजिस्ट हैं। ओके। एंड उनकी डॉटर है, एंड उनके लिए हमने एस्ट्रोलॉजी, साइकोमेट्रिक एंड वास्तु एक अलाइनमेंट किया था। एंड अभी शी हैज़ पास्ड हर नीट विथ फ्लाइंग कलर्स। उनको इतनी उम्मीद नहीं थी जितने उसके नंबर आए, एंड शी हैज़ अभी रिसीव्ड अ सीट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एज वेल। ओके। तो ये एक बड़ा रिसेंट टेस्टिमोनियल इसी साल का है। परफेक्ट। एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। पहले जितना एक्सपेक्टेशन था उससे बेटर रिजल्ट है, जहाँ चाहते थे वहाँ सिलेक्शन हुआ, एंड बाय गॉड्स ग्रेस आगे भी आते रहेंगे। परफेक्ट। ये जो काउंसलिंग होती है, इज इट प्योरली ऑफलाइन या ऑनलाइन भी कोई कहीं भी बैठ के कर सकता है? कहीं पर भी आप बैठ के करवा सकते हैं। ओके। हमारा पोर्टल जो है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन है। ओके। एंड एस्ट्रोलॉजी की काउंसलिंग जो है वो भी ऑनलाइन होती है। ओके। वास्तु के लिए इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन पेरेंट्स कि वो विजिट ऑनलाइन चाहते हैं कि ऑफलाइन चाहते हैं, बिकॉज ऑफलाइन फिर आपके चार्जेस उतने ऊपर जाते हैं। यस, खर्चा ऐड हो जाता है। राइट। ऑनलाइन के अंदर वी जस्ट नीड अ मैप एंड गूगल लोकेशन, एंड ओवर अ वीडियो कॉन्फ्रेंस वी डू एवरीथिंग। ओके। तो वो सारा कुछ हो जाता है। परफेक्ट। स्पेसिफिकली अगर आप एस्ट्रोलॉजी की बात करें, वास्तु की बात करें, ये दोनों आपकी फोटे है, ये आपकी लेगेसी जो आप लेके जा रहे हैं आगे जी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन इस करियर काउंसलिंग में आप लेते हैं सर? बिल्कुल। तभी तो इसका नाम ट्रिनिटी करियर काउंसलिंग है। क्योंकि इन तीनों पिलर्स का यूज़ किया जाता है। एस्ट्रोलॉजिकली आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका टाइम पीरियड कैसा है, क्या अलाइनमेंट की आपको ज़रूरत है। साइकोमेट्रिक आपको एक साइंटिफिक बैकिंग देती है कि जो एस्ट्रोलॉजी कह रही है उसका और साइंटिफिक आपके आंसर्स का
जक्स्टापोजिशन अगर हम करते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो कितना ओवरलैप आता है, और उसके बाद आपके घर को, आपके वास्तु को अलाइन किया जाता है ताकि आपका घर जो है वो भी आपको सपोर्ट करे। क्योंकि आजकल के टाइम पे पहले क्या होता था, राजा महाराजा होते थे, वही हेरिडिटरी काम चलता था। अब धीरे धीरे हेरिडिटरी वर्क्स आर लाइक हट रहे हैं। बच्चे अपनी इमेज, अपनी लाइफ, अपने तरीके से आगे बढ़कर कुछ अपना नाम बनाना चाहते हैं, है ना। तो उसके अंदर हर, जैसे एक राजा को अपना क्षेत्रफल बनाने के लिए, अपना राज स्थापित करने के लिए एक जंग लड़नी पड़ती थी, तो हर बच्चे को आज इंडिविजुअल लेवल पे वो वॉर लड़नी पड़ रही है। अगर आप देखें मेडिसिन के फील्ड में, लॉ के फील्ड में, आपके सीए के फील्ड में, सिविल सर्विसेज को आप ले लीजिए, तो एवरी एग्जाम इन इटसेल्फ इज अ बैटल फील्ड। यस। और उसमें से चुनकर कुछ ही राजे निकलते हैं। परफेक्ट। जो लोग वो सीट्स ले पाते हैं, देखिए फाइनेंशियली जो आपको सपोर्ट कहीं से मिलता है, दैट इज टोटली डिफरेंट मैटर, डिफरेंट स्टोरी है, क्योंकि वो आप अपने कर्म लेकर पैदा हुए हैं। राइट। आप अंबानी के घर पैदा हुए, या टाटा बिरला के घर पैदा हुए, या जैसे मैं एक नॉर्मल फैमिली में पैदा हुआ, राइट, दैट आर योर कर्मास। आप उसे चेंज नहीं कर सकते, राइट, वो लेकर आप आ गए, राइट। बट आज के क्षेत्र के अंदर जब आप compete कर रहे हैं, तो आप अपने संसाधनों का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं वो तो आपके ऊपर है। तो वहाँ पर हम गाइड करते हैं कि क्या बेस्ट रिजल्ट हम अचीव कर सकते हैं विद गिवन पॉसिबिलिटी ऑफ स्पेस, गिवन पॉसिबिलिटी ऑफ हॉरोस्कोप, गिवन पॉसिबिलिटी ऑफ साइकोमेट्रिक एनालिसिस। इन तीनों को कवर करते हुए फिर हम सीधा आपको गाइड करते हैं कि ये कीजिए। परफेक्ट। इससे क्या है, एफिशिएंसी बढ़ती है, रिजल्ट अच्छा आता है, ना टाइम वेस्ट होता है, ना पैसे वेस्ट होते हैं, और बच्चे की लाइफ के ईयर्स बच जाते हैं। उसका मेंटल प्रेशर कम रहता है क्योंकि वो खुश रहता है उस कार्य के अंदर। और जब बच्चा खुश है, पेरेंट्स खुश हैं, रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली फ्लो करते हैं। रिजल्ट्स आर बाय प्रोडक्ट। राइट। कभी भी गीता के अंदर भी कृष्ण, हम भगवान हमेशा यही कहते हैं कि कर्म कीजिए, कर्म सही होना चाहिए, फल तो जो है वो आपकी डोमेन है ही नहीं। यस, वो आपके हाथ में ही नहीं है, वो आपके हाथ में ही नहीं है, वो आपकी डोमेन नहीं है। तो धोनी का भी अगर आप एग्जाम्पल लीजिए, तो धोनी भी यही हमेशा कहते थे कि आप उस पे फोकस कीजिए जो आपके हाथ में है। प्रोसेस, एंड ही इज द बिगेस्ट चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड। यस, राइट, प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। बिल्कुल। और एक जो आपकी फोर्टे है, आपकी यूएसपी है, वो है इंडस्ट्रियल वास्तु। जी। नॉर्मली हमने काफ़ी सारे कंसल्टेंट देखे हैं जो घर वास्तु करते हैं, शॉप्स के वास्तु करते हैं, लेकिन अगर इंडस्ट्रियल वास्तु की बात करें, ये जो वास्तु की साइंस है वो नॉर्मल घर और वास्तु से कैसे अलग है सर? देखिए, इसमें बहुत फ़र्क है। सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल वास्तु के अंदर एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको उस इंडस्ट्री को अलाइन करना है एज पर द तत्वर्स ऑफ द पर्सन हु ओन्स इट। राइट। बहुत बार ऐसे होता है कि इंसान सही इंडस्ट्री में नहीं होता, राइट, उसे करना कुछ और चाहिए, कर कुछ और रहा है, right. उसके कारण फ्रिक्शन आ रही है, फ्रिक्शन आने के कारण वो रिजल्ट्स फ्लो नहीं कर पा रहे। right. तो वास्तु उस फ्रिक्शन को घटाने का काम करता है, नंबर 1। नंबर 2, जब आप इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं, एक इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे मल्टीट्यूड ऑफ प्रोसेसेस होते हैं। घर के अंदर कोई प्रोसेस नहीं है। घर के अंदर सिंपल कुछ जीव हैं जिनके हॉरोस्कोप और उस लैंड को अलाइन करके उनकी लाइफ को बेहतर बनाया जा सकता है। बट इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग लेवल पे काम करना पड़ता है क्योंकि हर प्रोसेस अलग है। अब जैसे एक इंडस्ट्री मैं अभी करंटली कर रहा हूँ, इट्स स्प्रेड अक्रॉस 35 एकर्स ऑफ लैंड, ओके, उसमें मोर देन 50 शेड्स हैं। तो हर शेड का प्रोसेस अलग है, हर शेड का वास्तु अलग है, ऑफिस का वास्तु अलग है, अकाउंट्स का अलग है, मैन्युफैक्चरिंग का अलग है, डाइंग का अलग है, प्रोसेसिंग का अलग है। तो आपका हर एरिया का, हर काम का वास्तु चेक करना, उसको अलाइन करना, और वहाँ के जो लोग हैं, हु इज़ द इंचार्ज, जो आपको रिजल्ट देने वाला है, आपका सेनापति, उस डिपार्टमेंट का हेड, उसके साथ भी उसको अलाइन करना पड़ता है। अगर वो इंसान ही अलाइंड नहीं है तो वो आपको रिजल्ट कैसे देगा? इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो एक मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स होते हैं जिन पे काम करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप ग्राउंड अप आपको जाना पड़ता है। टॉप डाउन अप्रोच से काम नहीं चलेगा, कभी भी नहीं चलता। आपको ग्राउंड अप जाना पड़ता है। यू बिल्ड स्लोली एंड वन बाय वन। अब इंडस्ट्रियल वास्तु के अंदर जैसे एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली मैंने एक मेडिसिन मैन्युफैक्चरर की फैक्ट्री की। दे
डील इन ओनली सिरम्स। ओके। जैसे जो सिरम्स आपकी इंजेक्टेबल्स होते हैं मलेरिया के लिए, जैसे दवाइयाँ बनती हैं, ऐसे जो इंजेक्शंस बनते हैं, लिक्विड्स बनते हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग का काम है, प्लांट है। अब दैट इंडस्ट्री इज़ अ वेरी हाईली सेंसिटिव इंडस्ट्री बिकॉज दे हैव टू मेंटेन बहुत हाई ग्रेड मेडिकल स्टैंडर्ड्स, US FDA के, WHO के स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने हैं। अब वो इंडस्ट्री में स्लम्प उनके हिसाब से कि हमारे उस प्रोफेशन में जो आउटपुट आ रहा था, कुछ कंस्ट्रक्शंस उन्होंने एक्सपैंड करने के लिए WHO की गाइडलाइंस को मानने के लिए उन्होंने की, और उसके बाद से रिजल्ट्स वैसे फ्लो नहीं कर रहे जो कि WHO के एक्रेडिशन के बाद होने चाहिए। आप इंटरनेशनल लेवल ऑफ स्टैंडर्ड्स इन प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग मेंटेन कर रहे हैं, तो वो रिजल्ट भी तो वैसा आना चाहिए, है ना? आप इनपुट इतना ज़्यादा दे रहे हैं, राइट। तो एक छोटी सी गलती उनके प्लांट के अंदर उन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग में जो की, हमने सिर्फ वही उस गलती को पहले कहा कि आप स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। देखिए, जनरली जो मेरा काम करने का तरीका है, मैं एक चीज़ पहले एक बार करवाता हूँ, पहले उसका रिजल्ट देखिए। होता क्या है, जनरली कोई कंसल्टेंट जनरली जाते हैं तो ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो, सब चेंजेस कर दो। तो आपको ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कोई चेंज आपको कितना बेनिफिट दे रहा है। राइट। हम क्या करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप, साल दर साल आपके साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है मैं एक दिन आया, विजिट किया एंड खत्म, ऐसा नहीं है। मैं अपने क्लाइंट के साथ, उसके पूरे साथ खड़ा रहता हूँ थ्रू आउट द प्रोसेस। हैंड होल्डिंग होती है, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आती है, आई एम देयर। तो जब हम क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, तो अब जैसे उस फैक्ट्री के अंदर हमने पहले एक चेंज किया, उससे रिजल्ट लिया, फिर दूसरा चेंज किया, उससे रिजल्ट लिया। अब मैं उसमें एक एग्जांपल छोटा सा देना चाहता हूँ। उन्होंने क्या किया था कि नॉर्थ ईस्ट के एरिया के अंदर उन लोगों ने अपना स्क्रैप का वेयर हाउस बना दिया। अब स्क्रैप का वेयर हाउस नॉर्थ ईस्ट के अंदर मतलब ये है कि आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी ऑफ माइंड ख़त्म हो जाएगा, डंप हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है आपकी मोटिवेशन की, आपके थॉट प्रोसेस की, आपके अलाइनमेंट ऑफ साइट ऑफ योर माइंड, कि मुझे करना क्या है, किस दिशा में जाना है। तो वहाँ पर जब एक स्क्रैप यार्ड आकर बैठ जाएगा तो आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट ख़त्म हो जाएगी, आप डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे कि मुझे आगे मूव कैसे करना है। तो सबसे पहले वो मैंने स्क्रैप यार्ड वहाँ से हटवाया। अब वो हटा के हमने उसको वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में डाला है। अब ये छोटा सा काम किए उन्हें 3 महीने हुए हैं। मैं हर रेमेडी के बाद 21 से 35 दिन का टाइम लेता हूँ, 21 to 35 डेज। आप एक रेमेडी के बाद उसका इफेक्ट लीजिए, राइट। तो 35 डेज के पहले ही उनका मुझे दोबारा कॉल आया, जिष्णु सर सेकंड विजिट आइए, बताइए क्या करना है। हमारी 2 डील्स क्लोज हो गई हैं। बहुत बढ़िया। 2 डील्स पेंडेंसी में चल रही थी, कॉन्ट्रैक्ट क्लियर नहीं हो पा रहा था, कॉन्ट्रैक्ट की टर्मिनोलॉजी, टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर हो गई, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, आपको दोबारा बुला रहे हैं, आइए। परफेक्ट। क्या किया मैंने? कुछ नहीं, एक छोटी सी रेमेडी दी आपने खाली, बस वो स्क्रैप यार्ड को सिर्फ उठाकर हमने शिफ्ट किया। हाँ, उसको करने में दिक्कत हुई क्योंकि इंडस्ट्रियल सेटअप के अंदर चीज़ों को मूव करना मुश्किल होता है। बट एक छोटी चीज़ करने से अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, आपका बिजनेस ग्रो करता है, तो इसको करने में कोई हर्ज नहीं है, दिक्कत परेशानी नहीं है ना? तो ऐसे ही फिर उनका घर मुझे करने के लिए आया। वो किसी से करवा चुके थे, बॉम्बे से किसी को बुलाया था, करवा चुके थे, बट फिर से मेरे से करवाया, नहीं ये सब हटा के अब हम करेंगे, रीडिजाइन कीजिए पूरा। वो घर के अंदर जितना ताम झाम, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट मोर देन 70 डिफरेंट आइटम्स वर इंस्टॉल्ड इन दैट हाउस। मैंने सब हटा दिया। कोई पिरामिड नहीं लगाएंगे, कोई जेमस्टोन नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं करना, हटाओ। जितना क्लियर रखेंगे सिस्टम, जितना मिनिमल सिस्टम रखेंगे लाइफ के अंदर, एनर्जी उतनी इजीली फ्लो करेगी। आप जितना ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेंगे एक घर के अंदर, ये भी लगा दूं, वो भी लगा दूं, ऐसे भी कर दूं, वैसे भी कर दूं, ये वास्तु वाले का यंत्र लगा दिया, उसका ये पिरामिड लगा दिया, उसका ये लगा दिया, ऐसे वास्तु नहीं होता है। परफेक्ट। वास्तु आपके हॉरोस्कोप्स को देखकर होता है, राइट। और कोई भी इंसान अगर हॉरोस्कोप के बिना वास्तु कर रहा है, वो अधूरा है। ओके। क्योंकि
आप जो ग्रह लेकर पैदा होते हैं वो डिसाइड होते हैं कि आप किस घर में आने वाले हैं। तो इसीलिए आप देखिए जनरली घर में रेनोवेशंस कब करवाई जाती हैं? 2 टाइम पे करवाई जाती हैं। एक शादी से पहले जब नया इंसान आने वाला है, और दूसरा जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके लिए सही। ये 2 पॉइंट्स पे आपके घर में रेनोवेशन होता है जनरली। और वो क्यों होता है? क्योंकि जो नया मेंबर आने वाला है उसके प्लैनेट्स का रिजल्ट कैसे फ्लो करेगा, उसके लिए व्हीकल क्या है, उसके लिए यंत्र क्या है, आपकी 4 दीवारें। ठीक है ना? राइट। उसके अकॉर्डिंगली वो चीज़ें चलती हैं। परफेक्ट। बहुत बेहतरीन तरीके से इंडस्ट्रियल वास्तु जो आपकी फोर्टे है, आपकी यूएसपी है, आपने इस आंसर में समझाया। अब तक हमने वास्तु के बारे में समझा, आपकी ब्रांड लेगेसी के बारे में समझा। अब और एक कह सकते हैं एक ऐसी कंसेप्ट या ऐसे साइंस पे जाएंगे जो है एस्ट्रोलॉजी। जी। आप एस्ट्रोलॉजी को पूरा अलग तरीके से देखते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एस्ट्रोलॉजर्स। आपके हिसाब से एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी है क्या सर? ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज़ माय पॉइंट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव फॉर एस्ट्रोलॉजी। मैं एस्ट्रोलॉजी को ना एक थोड़े से डिफरेंट नज़रिए से देखता हूँ। एस्ट्रोलॉजी इज़ योर कंपेनियन। ओके। एस्ट्रोलॉजी इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, एंड एस्ट्रोलॉजी आपका एक ट्रू वेल विशर है। ओके। लोग इससे डरते हैं, हाय शनि आ गया, हाय राहु आ गया, है ना? यस। बट ये एक ऐसा कंपेनियन है, एक ऐसा फ्रेंड है जो आपको सिखाने के लिए है, आपकी मदद करने के लिए है। हर दशा, हर जो आपका ट्रांजिट है वो कुछ सिखाने आया है, कुछ लेसन देने आया है। क्योंकि आप इस धरती पे क्या करने आए हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग है? आप कर्म करने आए हैं ना। आपको तो पता नहीं कि कर्मों का क्या बोझा लेकर आए हैं, क्या लेकर जाएंगे, है ना? तो एक कर्म करना है। और इसीलिए गीता के अंदर कृष्ण भगवान कहते हैं, वासुदेव कहते हैं कि कर्म पे फोकस होना चाहिए, कर्म सर्वप्रथम है। राइट। कर्म से ऊपर कुछ नहीं है। तो ज्योतिष भी यही कहता है। लोग एक्चुअली ऐसा सोचते हैं कि ये मैंने रेमेडी की और ये मेरा ताला खुल गया। ऐसा नहीं है। इट टेक्स टाइम। राइट। आपको कर्म करना पड़ता है। एस्ट्रोलॉजी जो है वो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये नेत्र है, दूरदृष्टि देते हैं कि आने वाला समय क्या होने वाला है, क्या रिजल्ट्स फ्लो करने वाले हैं। तो ये आपको एक बफर देते हैं टू प्रिपेयर फॉर दैट मोमेंट, फर्स्ट पॉइंट। नंबर 2, इट गाइड्स यू कि आप कैसे इसको बैलेंस कर सकते हैं। वर्ड इज बैलेंस, अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि जो कर्मा है वो फ्लो करेगा ही। आप कहें कि उसका इफेक्ट आप पे ना आए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इफेक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा राहु मंगल का जब दशा था तो आई न्यू कि चोट लगनी है, एक्सीडेंट होना है, कुछ होना है, राइट। तो उसके लिए बहुत सिंपल सी रेमेडी है कि आप अपना ब्लड डोनेशन कराइए, है ना? गेट समथिंग पियर्स्ड, राइट। तो आप अपना ब्लड डोनेट कराइए राहु मंगल के पीरियड में, तो उससे थोड़ा बेनिफिट हो जाता है। क्योंकि योर बॉडी शुड बी लीकिंग ब्लड। राहु मंगल केतु मंगल के पीरियड के अंदर दुर्घटना होती है, चोट लगती है, कट्स लगते हैं, बॉडी में से ब्लड जो है वो निकल सकता है। दिस इज अ इजी रेमेडी, ठीक है ना? तो ज्योतिष आपको हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड हु यू आर। दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर्टिनेंट क्वेश्चन, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं क्या हूँ, ये आपको एस्ट्रोलॉजी हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में कि आप एक्चुअली क्या हैं। आप हैं आपका लग्न, आप हैं आपका चंद्रमा, आप हैं आप लगन में लेकर जो राशि बैठे हैं वो हैं। आपका कर्म क्या होना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए जीवन में, मैं क्या करूं ऐसा कि मेरा जीवन जो है वो एक मीनिंगफुल लाइफ मैं जी सकूं, राइट, है ना? साक्षात्कार हो मुझे अपने आप से, तो उसमें ज्योतिष मदद करता है। क्या मुझे एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा? सप्तम भाव देखिए, लड़के हैं तो शुक्र देखिए, लड़की हैं तो बृहस्पति देखिए, 7th हाउस का प्लेसमेंट देखिए, नवांश देखिए। तो ऐसे करके आपके जीवन के कोई भी सवाल हैं, एनी क्वेश्चन इट कैन बी आंसर्ड
थ्रू एस्ट्रोलॉजी। हाँ, जैसे मैथ में एक सवाल को अप्रोच करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, ज्योतिष भी अलग अलग तरीके से आपके फ्यूचर को अप्रोच करता है। Perfect. जैसे मैं करता हूँ जो दैट इज कॉल्ड वैदिक एस्ट्रोलॉजी, बृहत प्राशर होरा शास्त्र। ओके, दैट इज द one of the most complete and authentic source that has survived through this whole journey of thousands and thousands of years. ओके, क्योंकि वो ऋग्वेद का पार्ट था, वो सरवाइव किया। उसके अलावा भृगुनंदी नाड़ी है, लाल किताब है, आपके केपी है, जेमिनी है। तो दीज आर ऑल डिफरेंट वेज टू अप्रोच। पामिस्ट्री इज ऑल्सो वन वे टू अप्रोच द प्रॉब्लम, राइट? तो वैदिक जो है वो मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स माना गया है, क्योंकि वो बेस है, उसके ऊपर से दैट इज द मदर एंड रेस्ट आर ऑल सन्स एंड डॉटर्स। परफेक्ट जी, क्योंकि आपने प्रिडिक्ट यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी की बात की, 2026 आ रहा है, 2025 हमने देखा काफ़ी अनसर्टन रहा है सभी के लिए। कुछ गाइडेंस हर एक राशि के लिए, या फिर कह सकते हैं कौन सा राशि 2026 में सरप्राइजेस लेगा, कौन सा राशि 2026 में शॉक्स लेंगे, ऐसे कुछ गाइडेंस दीजिए सर। देखिए, अगर मैं ऐसे कहूँ कि ये राशि अच्छी रहेगी, ये राशि बुरी रहेगी, तो ये बहुत जनरलिस्टिक सा हो जाता है। हर एक का एक्सपीरियंस डिफरेंट है, राइट। आप अपना डीएनए अलग से लेकर पैदा हुए हैं, राइट। आपका डीएनए सेम डीएनए किसी और में एग्जिस्ट नहीं करता। आपका फिंगरप्रिंट इंडिविजुअल है, वो दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। प्यूपिल का फॉर्मेशन ओरिजिनल आपका है, 1 of 1 है। तो हॉरोस्कोप भी 1 of 1 होता है, एक्सपीरियंस भी 1 of 1 होता है। अगर मैं ये कह दूं ये राशि ऐसी करेगी, वो राशि वैसी करेगी, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर हॉरोस्कोप के अंदर अलग अलग कॉम्बिनेशंस लेकर एक इंसान बैठा है। तो मैं आज कह दूं कि सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा पीरियड है, वहीं पर एक गरीब इंसान भी तो बैठा है, वो रो रहा है, वो भी तो सिंह राशि लेकर बैठा है, राइट। तो आप अगर इसको इतना जनरलाइज कर दें, मैं उसमें नहीं घुसता। ये आपका जो वो व्यूज़ के लिए अच्छा क्वेश्चन है, या लोग पूछते हैं यूट्यूब चैनल्स पे, इंस्टाग्राम पे, ये राशिफल, वो राशिफल, ऐसे राशिफल। तो राशिफल जनरली इज नेवर एक्यूरेट। ओके, उसमें से कुछ बेसिक थीम्स फ्लो करती हैं, वो थीम्स आप फील कर सकते हैं। राइट। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मैं अभी 2026 की बात करूँ, तो शनि जो है वो मीन राशि यानी पाइसेस के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं। 2026 में भी वहीं ट्रांजिट करेंगे। ओके। तो जिन लोगों की चंद्र राशि एक्वेरियस, पाइसेस या फिर एरीज होगी, कुंभ, मीन और मेष राशि, इन 3 राशियों के लिए ये समय थोड़ा सा स्ट्रगल वाला रहेगा, क्योंकि ये साढ़े से गुजर रहे हैं। क्योंकि ये साढ़े से गुजर रहे हैं तो चीज़ें डिले होंगी, चीज़ें स्लो डाउन हो जाएंगी, थोड़ा सा जकड़ा हुआ सा महसूस करेंगे कि यार सब कुछ तो है आसपास, एग्जीक्यूशन क्यों नहीं है, एग्जीक्यूशन में डिले क्यों है। क्योंकि शनि का बेसिक फीचर है कि चीज़ों को डिले करना, क्योंकि शनि सबसे स्लोएस्ट मूविंग एक प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। तो इसलिए वो ये एक स्लो डाउन एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लाइफ के अंदर चीज़ों को रुकावट आती हुई महसूस कर सकते हैं, उनको चीज़ों को करने में देरी आ सकती है, मन नहीं कर सकता, प्रोक्रेस्टिनेट कर सकते हैं, आलस्य आ सकता है, क्योंकि ये शनि के फीचर्स हैं। राइट। वहीं पर अगर मैं सिंह राशि की बात करूं तो सिंह राशि वालों का ढैया है। ओके, खत्म हो रही है। नहीं, ढैया है। ढैया का मतलब क्या होता है, जब शनि चंद्रमा से चौथे या अष्टम भाव में गोचर करते हैं। ओके, वो 2.5 साल का पीरियड होता है। ओके। उसे ढैया बोलता है, ढैया बोलते हैं। और जो मैंने ये 3 राशियों को लिए बोला, इसे 7.5 बोलते हैं, क्योंकि 2.5 साल के 3 भाव फेज आते हैं, 3 फेज आते हैं। तो जो अब आपकी सिंह राशि है उसके लिए ढैया चल रहा है, वो भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे। बट अब न्यूमरोलॉजी वाले बोलेंगे कि अगला साल तो सूर्य का है, क्योंकि 1 नंबर है, 1 नंबर है तो सूर्य है। तो सिंह राशि वालों की बल्ले बल्ले हो जाएगी, नहीं होगी।
क्यों, ढैया भी है साथ में, ढैया भी है साथ में। बट हाँ, अगर आप सूर्य बहुत अच्छा लेकर बैठे हैं, बलवान लेकर बैठे हैं, सिंह राशि आपकी काफ़ी स्ट्रांग है, सूर्य की पोजीशन आपकी कुंडली में काफ़ी अच्छी है, और नेटल चार्ट यानी कि लग्न कुंडली में शनि आपका बेनिफिशियल बैठा है, तो इसी ढैया में आप ग्रो भी कर जाएंगे। So depends on all the combination. तो depends on all the combinations of the chart. Individually बोलना गलत है, पर लोग बोलते हैं, सुनते हैं, मजा आता है, लेते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा डिफर करता हूँ। बैकफुट रहते हैं 100%। बैकफुट नहीं, मैं डिफर करता हूँ। ओके ओके, परफेक्ट। इंडियन पॉलिटिक्स की बात करें 2026, आपके हिसाब से इंडियन पॉलिटिक्स में ऐसे कुछ मेजर चेंजेस दिख रहे हैं आपको सर? इंडियन पॉलिटिक्स के लिए अगर मैं बात करूं 2026 में, तो वैसे तो ओवरऑल इंडिया के लिए अगला साल अच्छा है, बट लास्ट का जो क्वार्टर रहेगा उसमें क्योंकि राहु और केतु की पोजीशनिंग चेंज होगी, तो राहु और केतु जो केतु हैं वो कर्क राशि में आएंगे, एंड राहु जो हैं वो मकर राशि में आ जाएंगे। तो उसके कारण फॉरेन पॉलिसी के अंदर आपको काफ़ी ज़बरदस्त चेंजेस देखने को मिलेंगे। ओके। आपको आपके नेबर्स के एडवांसेस इंडिया की तरफ होते हुए नेगेटिव रूप से दिखेंगे, बैक स्टैबिंग होती हुई दिख सकती है, जैसे चाइना ने पहले भी किया इंडिया के साथ, अलग अलग समय पे करता आया है। बांग्लादेश का आप अभी हालात देख रहे हैं, नेपाल के हालात देख रहे हैं, तो इंस्टेबिलिटी से घिरा रहेगा फॉरेन पॉलिसी का जो सिस्टम है, नेबरहुड है। और सेंट्रल की अगर मैं बात करता हूं तो सेंट्रल में स्टेबिलिटी रहेगी, एज सच कोई बड़े चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, जो इलेक्शन के लिए नेक्स्ट ईयर अगर जो स्टेट्स जाएंगी उसमें आपको तख्ता पलट होता हुआ नजर आने के चांसेस हैं, उसमें चेंजेस होंगे। हाँ, आपको काफ़ी क्लोज बैटल्स नज़र आएंगी। ओके ओके। रिसेंटली एक कॉन्ट्राडिक्ट क्वेश्चन आपको पूछना चाहूँगा। रिसेंटली हमने यूट्यूब पे देखा था कि काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने राहुल गांधी के बारे में प्रिडिक्शन किया है कि बिफोर 2030 8 से 10 महीने के लिए वो एक बार पीएम बनेंगे। आप ये स्टेटमेंट से कितना कह सकते हैं, डिफ़र करते हैं या फिर सहमत है इस स्टेटमेंट से? मैं इससे काफ़ी डिफ़र करता हूँ, बिकॉज़ मैंने राहुल सर का चार्ट देखा है। मुझे उनके चार्ट में कोई भी ऐसा योग नज़र नहीं आता। ओके। एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग उनके चार्ट में कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग योग, ऐसी स्ट्रॉन्ग दशा नहीं है ओके कि वो राज सिंहासन पर बैठ सकें देश के। ओके। सिंहासन पे बैठने के लिए, राज सिंहासन पे बैठने के लिए आपको आपके कॉम्बिनेशन तो चाहिए। राइट। मोदी साहब के जन्मदिन पे और भी मोदी जी के साथ लोग पैदा हुए होंगे। राइट राइट। उस समय के दौरान भी हुए होंगे। राइट। तो वो प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं? क्यों नहीं है? राइट राइट। सिंहासन पे तो एक ही इंसान बैठता है। परफेक्ट। वो बैठता है जिसके कर्म में शक्ति है, जिस पर प्रभु का हाथ है। अब मेरे को सेकंड फैक्टर तो नहीं पता, फर्स्ट फैक्टर भी नहीं पता, थर्ड फैक्टर की बात करूंगा, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट। क्योंकि नियति के अंदर प्रभु की कृपा सबसे ऊपर, फिर आपका कर्म और फिर आपका चार्ट। क्योंकि आप अपने कर्मों से अपने चार्ट को भी बदल सकते हैं। यस यस यस। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को ये कहता हूँ कि आपके कर्म आपके प्रधान हैं, आपका चार्ट आपका प्रधान नहीं है। चार्ट एक गाइडेंस है कि कर्म किस दिशा में होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है, लोग ऑपोजिट कर लेते हैं, चार्ट को प्रधान बना देते हैं। पीपल टेल यू, मतलब हमारे प्रोफेशन के लोग, कि जी कृष्ण भी अपनी मृत्यु को नहीं टाल पाए, उनके चार्ट के अंदर भी जो गम दर्द लिखे थे उन्होंने वो सहे। वो इसलिए सहे क्योंकि वो मनुष्य लोक में थे, भूलोक में थे। राइट। उन्होंने ये दिखाया कि नियति से ऊपर कोई नहीं, मैं भी नहीं। जब मैं इस धरती पर हूँ, मैं भी उस नियति से ऊपर नहीं, तो आप कौन है? हमारे उसके सामने तो हम कोई नहीं है। कर्म करना जरूरी है, अपने कर्म से कभी डगमगाए नहीं। राइट राइट राइट। श्री राम ने भी बहुत वेदना सही। यस। वो भी नहीं बच पाए। राइट। सुख खुद प्रभु हैं। राइट राइट राइट। उनके भी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स जब आप स्टडी करते हो, उनके चार्ट्स में भी बहुत सारे इश्यूज हैं, तभी उन्होंने वो लाइफ भोगी। यस। वो कर्म भोगे। पर
हम उन्हें क्यों पूजते हैं? क्योंकि उनके कर्म हमेशा सर्वप्रिय, सर्वप्रथम रहे। परफेक्ट। उन्होंने हमेशा मर्यादा का ध्यान रखा। द मॉरल्स ऑफ लाइफ आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, बिकॉज दे विल गाइड द कर्मा, राइट, एंड दोज मॉरल्स आर कमिंग फ्रॉम पोजिशनिंग ऑफ द चार्ट एंड द प्लैनेट्स। परफेक्ट। तो आपको अगर कोई सही ट्यूटर, सही गाइड मिल जाए तो आप अपने चार्ट का फुल पोटेंशियल एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। श्री राम को भी मिले, श्री कृष्ण को भी मिले, और उन्होंने फर्दर गाइड भी किया। परफेक्ट। और आज तक उनकी प्रेरणा लेकर हम अपने सनातन विद्याओं के थ्रू उन्हें गाइड करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं कि कर्म को प्रधान रखिए। और राहुल गांधी जी की जहाँ तक बात है, तो मेरे को एस्ट्रोलॉजिकली कोई इतना सिग्निफिकेंट चेंज और मतलब पावर नहीं नज़र आती। हाँ, हर एक का अपना अपना मत है, मत सबका होना चाहिए, समय बताएगा किसका सही किसका गलत। सही है, 100%। और एक कह सकते हैं ऐसा नाम जिसने 2025 को पूरा हिला दिया है वर्ल्ड वाइड, डोनाल्ड ट्रंप जी। 2026 में वो स्टेबल होंगे या अभी भी ये अनस्टेबिलिटी कंटिन्यू होगी? देखिए, ये पीरियड सारा इंस्टेबिलिटी का है, आगे वाला साल भी। इसीलिए जो मैंने बात बोली कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए टफ पीरियड है, इंटरनेशनली, अपनी नेबरहुड दोनों के लिए। जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप जी की बात है, आप इंस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा, वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा देखने वाले हैं आने वाले साल के अंदर। बिकॉज़ जब ये पावर में आए हैं उस टाइम पे जिस मुहूर्त में इन्होंने ज्वाइन किया, वो मुहूर्त ही इंस्टेबिलिटी का था। और मतलब मुहूर्त की बात छिड़ी है तो मतलब मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल और कोट करना चाहूँगा। रामायण से ही मैं एग्जाम्पल कोट करूँगा। प्लीज़ दीजिए सर। तो जब रामायण के अंदर सीता माँ का हरण हुआ, तो जामवंत जी से श्री राम का जब वार्तालाप हुआ कि मैंने देखा उनको जाते हुए, तो राम जी काफ़ी दुखी थे। तो उन्होंने राम जी को बोला कि जिस मुहूर्त में अपहरण हुआ है उसमें खोई हुई वस्तु वापस मिलती है, तो आप चिंता मत कीजिए, माता रानी हमारी वापस आएंगे, सीता माँ वापस आएंगे। तो मुहूर्त की अगर वहाँ पर बात हो रही है तो ज्योतिष कितना पुराना है। यस, सवाल ही तो जिस मुहूर्त में डोनाल्ड ट्रंप ने ज्वाइन किया है वो मुहूर्त ही इंस्टेबिलिटी का है, चेंजेस का है। ओके। तो उसके अंदर आप इनके टेन्योर में इंस्टेबिलिटी ही देखेंगे। कोई अच्छे डिसीजंस आप नहीं देख पाएंगे अब, क्योंकि और यूएसए एक बहुत बड़ा देश है, एक फल्क्रम ऑफ द वर्ल्ड, आई वुड से, राइट। पावर एक मतलब सेंटर है बहुत बड़ा। तो अगर वहाँ पर इंस्टेबिलिटी आएगी तो उसके रिपल इफेक्ट में वर्ल्ड जो है वो भी थोड़ा सा इंस्टेबल, अनस्टेबल रहेगा, उसको इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। एंड डेफिनेटली यू विल सी कि इनके अपने ही धीरे धीरे लोग इनके दुश्मन बन जाएंगे। परफेक्ट। आप देखिए यूरोप धीरे धीरे अब डिफाई कर रहा है, राइट। एंड बाकी चीज़ें भी आने वाले समय में आप देखेंगे होंगी। वेस्ट के अंदर इंस्टेबिलिटी बढ़ने वाली है और इंडिया का आप राइज आने वाले कुछ सालों में देखेंगे। 2026 में थोड़ा सा वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के कारण इश्यूज फेस करने पड़ेंगे, बट आने वाले सालों में आप इंडिया का राइज देखेंगे। इंडिया अच्छी दशा से गुजर रहा है, आपको राइज देखने को मिलेगा। परफेक्ट। आप एक वास्तु कंसल्टेंट है, एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, तीनों फील्ड में आप एक्सपर्ट है। 2026 के लिए कुछ ऐसी रेमेडीज, कुछ ऐसे इजी सॉल्यूशंस इरेस्पेक्टिव ऑफ द राशि आप कुछ ऑडियंस के साथ हमारी शेयर करना चाहेंगे सर? बिल्कुल, दो चीज़ें। वन फॉर द यूथ पर्टिकुलरली, आप देखिए, आप देव तत्व हैं खुद भी, आप उसी देव से निकले हैं, उसी देव में मिलेंगे। तो देव हर इंसान के बीच में है, तो आप अपने अंदर के देव को पहचानिए, दिव्य तत्व से जुड़ने की कोशिश कीजिए। एक सिंपल सा श्लोक, मंत्र, एक सेइंग, अहम ब्रह्मास्मि, मतलब आई एम द डिवाइन या डिवाइन इज विद इन मी, इसकी चैंटिंग आप जितनी कर सकते हैं कर लीजिए। और ये मैं यूथ के लिए स्पेशली, बिकॉज यूथ हमारा जो है वही हमारा आने वाला फ्यूचर है। अगर वो सही रहेगा तो देश तरक्की करेगा,
देश आगे बढ़ेगा। तो यूथ को अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। उस पोटेंशियल को रियलाइज़ तभी कर सकते हैं अगर वो अपनी रूट्स, अपने आप को पहचानेंगे। तो आप सिर्फ इतना पहचानिए कि आप खुद दिव्य हैं। परफेक्ट। आपके अंदर ही दिव्यता निवास करती है, कहीं बाहर झांकने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद में मंदिर हैं, आप खुद में देव हैं, दिव्य तत्व आपके अंदर ही मौजूद है। आप सिर्फ अपने आप को पहचानिए और खुद से जुड़ने की कोशिश कीजिए। मैं आजकल देखता हूं कि यूथ ज़्यादा इंस्टाग्राम, फेसबुक और सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ। मैं भी आज एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हूँ, बट मेरा मैसेज कुछ और है। होता क्या है कि इस भीड़ के अंदर हम खुद से ही वार्तालाप करना भूल जाते हैं। मैं जनरली, मेरे पास जब भी कोई आता है, मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको खुद से बात किए कितनी देर हो गई। तो उनका जवाब होता है, वो क्या होता है जनरली, कि मैं खुद से क्या बात करूं। राइट। तो जब तक आप खुद से बात ही नहीं करेंगे, आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। जब तक आप खुद को पहचानेंगे नहीं, आप अपना असली पोटेंशियल, आप अपना असली स्वरूप नहीं रख पाएंगे। आप दुनिया को वो कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते जिसके लिए आप जिम्मेदार हैं। आपको भगवान ने इस धरती पर भेजा है। Perfect. तो अहम ब्रह्मास्मि, कि मेरे अंदर ही दिव्य है, मैं ही दिव्य हूँ, इसका रिकॉग्निशन करना ज़रूरी है। Perfect. और ये इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग सबको करना चाहिए, एंड स्पेसिफिकली यूथ। परफेक्ट। और एक जो और मैं छोटी सी एक एडवाइस ले लीजिए, रेमेडी ले लीजिए, जैसे मर्जी ले लीजिए। पहले हमारे सनातन सिस्टम में सैटरडे संडे वीकेंड वाला सिस्टम नहीं था। नहीं था। ठीक है, नहीं था। हमारे ऑफ, जिसको हम छुट्टी कहते हैं, संडे मनाना जिसे हम कहते हैं, वो क्या था कि आपको पूर्णिमा और अमावस्या पे मेडिटेशन करने के लिए बोला जाता था। आपको उस दिन कोशिश ये रहती थी कि आप फास्ट करें, कुछ ना खाएं, क्योंकि जब आपकी बॉडी के अंदर फ्रिक्शन नहीं होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका पॉज ले रहा होता है, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जीज फ्रीली फ्लो कर सकती हैं। तो एक छोटा सा उपाय, क्योंकि जिस दिन एकादशी होती है, एकादशी के दिन आपकी एनर्जी, जो एनर्जी होती है बॉडी की, वो हीलिंग की एनर्जी होती है। हर तिथि की अलग एनर्जी है। 15 तिथियां हमारी इसको जो हम कहते हैं वैक्सिंग एंड वेनिंग स्टेज, दोनों तरफ होती हैं। तो हर तिथि का अपना एनर्जी है। जो 11th तिथि है एकादशी, उसकी जो एनर्जी है वो हीलिंग की एनर्जी है। तो एकादशी पे व्रत और पूर्णमासी और अमावस्या पे रखा हुआ व्रत आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। परफेक्ट। फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके अंदर की जो एनर्जी चैनलाइज होती है वो एक तरह से आपको क्लेंस करती है। राइट। एकादशी की एनर्जी आपको हील करती है। अमावस्या और आपकी जो पूर्णिमा की एनर्जी होती है वो आपको क्लेंस करती है इमोशनल एंड मेंटल लेवल के ऊपर। परफेक्ट। पूर्णिमा बिलोंग करती है देव तत्व को। राइट। और जो आपकी अमावस्या है वो बिलोंग करती है आपके पितरों को। ठीक है। तो पितरों का भी आशीर्वाद लिए बिना आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आपके अंदर फ्लो करता हुआ ब्लड और उसके अंदर मौजूद डीएनए, जिसमें आपकी सारी सब कॉन्शियस की रिकॉर्डिंग रहती है, वो आप अपने पितरों से ही लेकर आए हैं। तो अभी पितृपक्ष गया, इस पे भी मैंने काफ़ी चर्चा अपने चैनल पर की थी, बट आपके चैनल के माध्यम से मैं बच्चों को खास करके बताना चाहता हूँ कि यू हैव टू कनेक्ट टू योर रूट्स। अगर आप अपनी रूट्स के साथ कनेक्टेड नहीं हैं तो आप फॉरेन सॉइल पे अपने आप को प्लांट करने की कोशिश करेंगे, पर फॉरेन सॉइल के अंदर वो न्यूट्रिशन नहीं है जो आपको चाहिए। परफेक्ट। तो आपको अपनी रूट्स पता होनी ज़रूरी है। आपके पितर आपकी रूट्स हैं, देव आपके आगे का मार्ग प्रशस्त करते हैं, आपको एनर्जी देते हैं, आपको ब्लेस करते हैं। तो पूर्णमासी और अमावस्या पे रखा हुआ फास्ट और दान हमेशा अच्छा, और एकादशी पे एक हीलिंग के लिए फास्ट आप ज़रूर कीजिए। ये सिंपल सी रेमेडी फॉलो कर लीजिए। इससे मेरे क्लाइंट्स के बहुत सारे ऐसे इश्यूज रिजॉल्व हुए हैं जो उन्होंने बहुत सारी मेडिकेशंस के बाद भी वो रिजॉल्व नहीं कर पाए। और ट्रस्ट मी, इसमें
बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं जो बहुत अच्छे मेडिकल फील्ड के खुद भी प्रैक्टिशनर्स हैं, बहुत हायर मतलब रैंकिंग डीएम तक मतलब वो उससे ऊपर तो मेडिसिन के अंदर जनरली नॉलेज नहीं है। तो उनको अपनी साइंसेस की बहुत अच्छी नॉलेज होने के बावजूद कुछ ऐसे मैटर्स जो मेडिसिन से रिजॉल्व नहीं हो रहे थे वो हमने ऐसे रिजॉल्व किए हैं, क्योंकि आप खुद आपकी बॉडी हीलिंग जानती है, रिवाइवल जानती है, तो आप अपनी बॉडी को अगर मौका देंगे तो वो आपको ऐसे ऐसे करिश्मे करके दिखाएगी जो आपने ना पढ़े, ना सोचे, ना समझे। परफेक्ट। क्योंकि यू आर द डिवाइन इन योरसेल्फ, यू आर द मिरेकल ऑफ द डिवाइन, यू आर द स्टार डस्ट ऑफ द कॉस्मोस। परफेक्ट, याद रखिए। परफेक्ट। बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आपने आज इस पॉडकास्ट में आपके पिताजी की सबसे पहले मैं कहूँगा लेगेसी, उसके बारे में हमें बताया, आपके करियर के बारे में बताया, आपकी जो इंस्पायरिंग पॉइंट थे इस प्रोफेशन को चूज़ करने के लिए उसके बारे में सर आपने बताया, और साथ ही में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु, ये तीनों जो साइंस है इसके बारे में आपके प्रोस्पेक्टिव, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपके नॉलेज, आपकी गाइडेंस, और एंड में मैं कहूँगा एक ऐसी 2 रेमेडी बताई है जो काफ़ी हट के है। अब तक जितने एस्ट्रोलॉजिस्ट देखे हैं हमने, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक जनरल रेमेडी देते हैं, लेकिन जो आपने इस पॉडकास्ट में समझाया कि हर एक इंसान के कॉम्बिनेशंस अलग है, तो जनरलाइज आप रेमेडीज़ नहीं दे सकते हैं हर एक राशि के लिए। ये अब तक मैंने कहीं नहीं सुना है, और ये जो पॉइंट है आपका काफ़ी लॉजिकल लगा सर मुझे जी। और कह सकता हूँ इस पॉडकास्ट को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ये तीनों के बारे में अब तक जो आपने सीखा है या फिर समझा है यूट्यूब के काफ़ी सारे पॉडकास्ट देख के, मैंने भी कई सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु कंसल्टेंट के साथ पॉडकास्ट किए हैं, नॉट बिकॉज ही इज़ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, बस इनका जो नज़रिया जो आज मैंने सुना है वो मुझे काफ़ी अलग लगा है और काफ़ी लॉजिकल लगा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने आपका कीमती समय दिया और हमारी ऑडियंस को इस साइंस का एक अलग प्रोस्पेक्टिव बताया सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।